इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। विरोध, ये नारे किसानों की भलाई को लेकर, गुस्सा विरोध है केंद्र सरकार के खिलाफ। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल को लेकर जिसके बाद अलग अलग राज्यों में किसानों की नाराजगी देखने को मिल रही है। अन्नदाता जो लगातार 70 सालों से राजनीति की धुरी पर घूम रहा है, ऐसे में सियासी दलों को उसकी चिंता होना लाजमी है। आने वाले कुछ समय में मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और इस बिल के बाद जो गुस्सा दिखा उसका फायदा जहां विपक्षी दल लेना चाहता है, तो वहीं सरकार के मंत्री बिल की खूबियां गिना रहे हैं, साथ ही निशाने पर ले रहे हैं कांग्रेस को। सरकार को इस विपदा में, आपदा में किसानों की मदद करनी चाहिए। वो पहल सरकार की तरफ से नहीं दिख रही। सरकार सिर्फ अपनी ब्रांडिंग, अपनी मार्केटिंग करने के चक्कर में लगी हुई है। जो 3 अध्यादेश अभी केंद्र सरकार ने जो हमारे जारी करे हैं, हम सब लोग साथी जो है, क्योंकि ये तीनों अध्यादेश किसान विरोधी हैं, हम सब इसका विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खेती को लाभकारी धंधा बनाने के लिए किसान की आय उन्होंने कहा 2022 तक 2 गुना करना है, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। असंभव को भी संभव करने का नाम है नरेंद्र मोदी जी, और इसलिए उन्होंने आजाद भारत में 73 साल बाद गांव को, किसान को और मजदूर को, जो गांव में रहते हैं, उनको आर्थिक आजादी दिलाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से अपनी अपनी बात कही जा रही है। हर कोई किसान की चिंता करता नजर आ रहा है। डालते हैं एक नजर कृषि विधेयक और उसके प्रावधान पर। एक राष्ट्र एक बाजार की नीति को मंजूरी। कृषि मंडी के बाहर किसान की उपज की खरीद बिक्री पर सरकार का कोई टैक्स नहीं, न कोई कानूनी बंधन। ओपन मार्केट होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जिसके पास पैन कार्ड होगा वो किसान के उत्पाद खरीद सकता है। कोई भी शुल्क दे नहीं होगा। उपज खरीद के समय नगद या 3 दिन के भीतर उपज का भुगतान करना होगा। खरीदार उपज प्राप्त होने पर किसान को रसीद देगा, जिसमें उपज की खरीद और उसके पेमेंट का ब्यौरा देना होगा। अगर किसान और व्यापारी के बीच कोई विवाद होता है तो एसडीएम जिला अधिकारी को विवाद का निपटारा कराना होगा। कोई भी व्यक्ति बना सकता है ई प्लेटफॉर्म, लेकिन वो केंद्र सरकार के नियमों और कानून के दायरे में काम करेगा। नियम, कायदे, कानून बनाए गए, संशोधन किए गए। साथ ही कृषि मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों को आजादी दिलाई, जबकि कांग्रेस की सरकार सालों से ये काम नहीं कर पाई। पर देखना होगा कि फिलहाल किसानों को लेकर हो रहे हंगामे का क्या असर मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे किसान के लिए लाए गए बिल की, जिसका विरोध हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं और विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या वाकई सिर्फ विपक्ष इस पर राजनीति करने के लिए यहाँ पर इस तरह का माहौल बना रहा है, या फिर किसान भी जो इस बिल को विरोधी बता रहे हैं, किसान विरोधी बताते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें भी सच्चाई है? इसे समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या कृषि बिल से सशक्त बनेगा किसान? क्या बिल के विरोध का विपक्ष लेना चाहता है सियासी फायदा? क्या किसानों की नाराजगी को मध्य प्रदेश उपचुनाव में भुनाएगी कांग्रेस?
या फिर केंद्र की नीति का मिलेगा मध्य प्रदेश बीजेपी को फायदा? जी हां, ये कुछ सवाल है जो मध्य प्रदेश की सियासत में भी देखने सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में उपचुनाव है। एक तरफ सरकार योजनाओं के जरिए किसानों को फायदा पहुंचाने की बात कर रही है, वहीं केंद्र सरकार की बात करें तो 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया और उस पर काम करते हुए इस बिल को लाया गया। लेकिन क्यों विरोध के सुर उठ रहे हैं? क्या वाकई किसानों के लिए ये बिल परेशानी का सबब बन जाएगा या फिर इसे लेकर भटकाव की स्थिति है? इस पर केंद्र सरकार को और साफ तस्वीर करनी होगी, इस पर हम बात करेंगे। मेहमानों से परिचय करा देती हूं। धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से। हमारे साथ अतुल पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही अजीत सिंह भदौरिया जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता। तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी अतुल जी आपसे लेना, क्योंकि हमने बहुत कुछ देखा है इन 2 दिनों में, जिस तरीके से विरोध हो रहा है, भटकाव की स्थिति की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं आएगी, क्या कहेंगे? देखिए, किसानों के मन में कई आशंकाएं, कई बार जो आशंकाएं होती हैं वो राजनीतिक दलों द्वारा भी पैदा की जाती है, और जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है तो इस तरह का विरोध सामने आता है। लेकिन सरकार का जहां तक सवाल है, सरकार का ये कहना है कि किसानों की जो आशंकाएं हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। खासतौर पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर सरकार ने आज कहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती रहेगी, और आज ही 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का सरकार ने ऐलान किया है। दूसरी बात एनडीए सरकार ने जो कही है वो ये कही है कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग 7 लाख करोड़ की मिनिमम सपोर्ट प्राइस की राहत किसानों को दी गई, जबकि यूपीए के 10 साल में सिर्फ 3 लाख करोड़ की सपोर्ट दी गई। जो किसानों की आशंका है वो ये है कि धीरे धीरे किसान जब बड़ी कंपनियों से टाई अप करेगा तो धीरे धीरे वो गुलाम होता चला जाएगा। बड़ी कंपनियां 1-2 साल तक तो उसे पूरा पैसा देंगी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने इशारों पर नचाना शुरू करेंगी। दूसरी जो आशंका है वो ये है कि किसान लापरवाह हो जाएगा, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएगा। और एक और बात है कि एफडीआई शायद किसानों की फसल को खरीदना बंद कर दे, एफडीआई अपनी स्तर पर राहत देना बंद कर दे। तो इस तरह की कई आशंकाएं हैं, लेकिन केंद्र सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री ने इन आशंकाओं को निराधार करार दिया। ठीक है, आशंकाएं हैं और नई चीज आती है तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो धीरे धीरे समय के साथ सामने आती हैं। लेकिन उसके पहले क्यों कांग्रेस को लग रहा है कि ये बिल किसान विरोधी है? अजीत जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत हंगामा है, इस पे सवाल भी कई तरह के उठाए जा रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं जो किसान नहीं देख पा रही, जो सरकार नहीं देख पा रही? देखिए, मैं विपक्ष नहीं देख पा रहा, पूरा देश देख पा रहा है। मतलब विपक्ष के साथ पूरा देश देख रहा है। सरकार के मंत्री देख रहे हैं, जिनको किसानों की थोड़ी बहुत भी चिंता है, वो इस्तीफा दे के सरकार के बाहर जा रहे हैं। नाजनीन जी, हकीकत को रूबरू होना पड़ेगा। इस बिल की भी हालत नोटबंदी, जीएसटी जैसी है। एक बात बता दूं, उसमें भी प्रधानमंत्री ने ऐसे ही आंसू बहाए थे, ऐसे ही बहानेबाजी की थी, परंतु उसका लाभ आज तक किसी भी गरीब इंसान को या आम इंसान को मिला क्या? इतना समय हो गया सबके सामने। अंग्रेज भी इस देश पे कब्जा कर रहे थे तो उस समय वो ये चीजें प्रचारित कर रहे थे कि देखो हम आपको मुगलों से आजाद करा रहे हैं, और धीरे धीरे उन्होंने देश पे कब्जा कर लिया। वही हालत उद्योगपतियों से इस देश को कब्जा कराने का हो रहा है। जहां तक आप बिल की बात कर रहे हैं तो इस बिल में एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं है नाजनीन जी। बल्क बाइंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, किसानों की जमीन अधिकृत करी जाएगी, लाइसेंस मुक्त हो जाएगा, एफडीआई के लिए रास्ता खुल जाएगा। आप मुझे बताइए, एफसीआई 40,000 मंडियों में खरीदी कर नहीं पा रही और 15.50 करोड़ किसानों की मंडी खरीद कर लेगी। अब ये अतुल पाठक जी बोल रहे थे कि 30 से 50 रुपए जो बढ़ोतरी की है, तो हमारी भी यही मांग है, विपक्ष की पूरे देश के साथ किसानों के साथ ये मांग है कि आप एमएसपी को जो कानून लाए हैं उसमें ऐड कर दो ना। बार बार कैबिनेट की मीटिंगें बुला के इसको करने का क्या फायदा है? आप एमएसपी का प्रावधान इस कानून के अंतर्गत कर दो, कोई आपत्ति नहीं है। आप एमएसपी कानून के अंतर्गत करिए ना आके। अगर ये कानून इतना अच्छा होता नाजनीन जी, तो 250 किसानों के केंद्रीय मंत्रियों के साथ 250 किसान संगठन उसका विरोध नहीं कर रहे होते। इस कानून क्यों विरोध हो रहा है? और कुछ सुझाव भी यहाँ पर अजीत जी दे रहे हैं। ये देश को ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सवाल पूछेंगे तो जवाब भी दे पाएंगे धैर्यवर्धन जी, और आप समझ भी पाएंगे बेहतर, और अगर इसमें कुछ कमियां है तो उस पर भी ध्यान हम दिला सकेंगे। धैर्यवर्धन जी।
बहारो फूल बरसाओ, आज किसान आजाद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की पीठ थपथपाओ कि आज किसान बंधन मुक्त हुआ है। और विपक्ष के लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि राजनीतिक षड्यंत्र छोड़कर किसान को भड़काने का काम बंद करके अच्छे कामों में तो कम से कम साथ आओ कि आज किसान आजाद हुआ है। आप मुझे बताइए, भारत सरकार ने क्या ये कहा है? क्या भारत सरकार अपनी मंत्री को नहीं समझा पाई? ये कहा है? आप पूछिए वो सुन पा रहे हैं, अभी उनको बोल लेने दीजिए, सुन पा रहे हैं, वो सबको पता है, वो देंगे जवाब, सुन लीजिए पहले। जी धैर्यवर्धन जी। देखिए, मेरा ये कहना, भारत सरकार ने बड़ा स्पष्ट किया है कि अब किसान अभी तक बाध्य होता था सरकारी दायरे में जाकर के फसल बेचने के लिए, अब उसके लिए 2-3 रास्ते और खोल दिए गए। वो पहले की तरह मंडी में जाकर के फसल बेचे, पहले की तरह जाकर के वो सोसाइटी पर फसल बेचे, या वो किसी व्यापारी को जाकर के फसल बेच दे, या फिर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पर डालकर, छोटे हाथी में डालकर, ट्रक पे अपने अनाज को लाद करके सीमावर्ती दूसरे राज्य में चला जाए, दूसरे जिले में चला जाए जहां पर उसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, और वो बिंदास होकर के फसल बेच करके आए। ये रास्ता खोला है, इसमें कहां आपत्ति है? और इसीलिए विपक्ष के कुप्रचार को समाप्त करने के लिए आज केंद्र सरकार ने एमएसपी में भी भारी बढ़ोतरी की है। गेहूं पर 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है, चने पे 225 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है, मसूर पे 300 रुपए, सरसों पे 250 रुपए, और जौ पर 75 रुपए क्विंटल बढ़ाया। अगर आप बात ये इसलिए बढ़ाया, वही विरोध नहीं कर रहे, किसान संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान खुद सड़कों पर आके विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पंजाब और हरियाणा में विरोध हो रहा है, उसके बारे में क्या लगता है आपको? देखिए, ये ज्यादातर विरोध प्रायोजित है, इसके पीछे राजनीतिक दल हैं जो हर कीमत पर विरोध को अपना धर्म मानते हैं। अभी किसानों ने उसको ठीक से पढ़ा ही नहीं है। मुझे बताइए, इसमें एक भी कानून किसान विरोधी है क्या? दूसरे बिल की भी अगर बात करें, अजीत सिंह भदौरिया जी हमारे मित्र कह रहे थे कि अंग्रेजी भी ऐसा बोल रहे थे, मोदी जी भी ऐसा कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक प्रावधान है कि किसान चाहे तो अपनी फसल को अनुबंधित कर सकता है, उसमें बड़ा स्पष्ट भारत सरकार ने किया है कि जैसे दूध वाला शहर में आकर के दूध बेचता है तो दूध पर खरीदने वाले का हक होता है, पर गौ माता या भैंस तो उसी की होती है। ऐसे ही जमीन किसान की रहेगी। चलिए, उदाहरण तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई बिल भी उतना अच्छा है? इस पर हम चर्चा बनाए रखेंगे और मौका देंगे सवाल पूछने का विपक्ष को भी, और स्पष्ट प्रतिक्रिया भी लेंगे वरिष्ठ पत्रकार से। लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ पर। अजीत जी, आपने सुन लिया धैर्यवर्धन जी को, आप कुछ कहना भी चाहते थे। क्या लगता है आपको, जो यहाँ पर समझाइश दी जा रही है, बिल को लेकर जो तस्वीर साफ की जा रही है, आपको समझ में आ रही है? देखिए, मोदी जी ने आज तक जो समझाया वो मोदी जी के अलावा किसी को समझ में ही नहीं आया, इनके सहयोगी दलों को समझ में नहीं आया। बीजू जनता दल विरोध कर रहा है इसका, अकाली दल के मंत्री इस्तीफा देके सरकार से बाहर चले जा रहे हैं। अरे अपने कैबिनेट के लोगों को तो समझा लो भाई। और जहां तक बात कर रहा हूं, मैं स्पष्ट कर दूं, इस बिल को मैंने अध्ययन कर लिया, इस पूरे बिल का जहां तक मेरे से अध्ययन हो सका छोटी बुद्धि से। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यापारी इस किसान की फसल ले जाएगा, 3 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं देगा तो वो किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। इस बिल में स्पष्ट है नाजनीन जी, वो किसान कोर्ट में नहीं जाएगा, वो एसडीएम के यहाँ जाके अपील करेगा।
फिर एसडीएम महोदय एक कमेटी गठित करेंगे। 30 दिन में वो कमेटी 30 दिन के अंदर निराकरण करेगी कि इसके फसल का भुगतान क्यों नहीं हुआ। फिर वो कमेटी अगर 30 दिन के अंदर भुगतान नहीं करेगी तो भी वो किसान कोर्ट न जाके कलेक्टर के यहाँ जाने को बाध्य होगा। तो कलेक्टर महोदय भी 30 दिन में इसकी सुनवाई कर सकते हैं। मतलब एक किसान 60 दिन तक भटकता रहेगा कोर्ट में जाने की अपेक्षा। और ये सर्वविदित है ये चीज कि निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से सरकार के दबाव में काम करते हैं, ये सर्वविदित है। किस तरीके से प्रेशर में काम करते हैं, तो वो किसान जहां तक हमें समझ में आ रहा है भटकाव के रास्ते के अलावा यानी किसानों की परेशानी तो हमारा कम नहीं होगी अगर इस तरीके से कोई विवाद खड़ा होता है। विनम्र आग्रह है कि इस बिल में ठीक है अतुल जी, अगर देखा जाए अभी तो बिल को लेकर यहाँ पर उसमें संशोधन को लेकर चर्चा हो रही है, उस पर राजनीति की भी बात कही जा रही है, विरोध भी दिख रहा है। लेकिन क्या हम ऐसे समझ सकते हैं इसे कि किसान की चिंता करने वाले या किसान को संबल देने वाले जो सारे वादे सामने आ रहे हैं या जो चिंताएं सामने आ रही हैं वो कोरी हैं? क्योंकि अगर वाकई किसान की चिंता की जा रही होती तो मंडी की व्यवस्था पहले से थी, जहां पर अभी भी किसानों को ना शेड मिला ना ही प्रॉपर तरीके से उनको कोई सुविधाएं दे पाई सरकार, चाहे किसी की भी रही हो। या ही अगर हम बात करें सोसाइटी की, वहां पर भी खरीद फरोख्त या फिर जो वेयर हाउस में माल रखा जाता है उसकी भी देखरेख सही से नहीं हो पाती। अगर इन पहलुओं पर काम नहीं किया गया तो नए बिल को लेकर जो विरोध है या फिर जो संबल देने की बात है उसे कैसे देखा जाए और कितना यकीन किया जाए उस पर? देखिए नाज़नीन, ये बात सही है कि वर्तमान व्यवस्थाओं में कई तरह की खामियां हैं और किसान वाकई आज भी परेशान है। और आजादी के इतने साल बाद भी भारत की जो रीढ़ है वो परेशान रहे, वो झुकी रहे, तो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये एक बिना नहीं हो सकता है कि चूंकि वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए भारत सरकार कोई नई व्यवस्था लागू ना करे या नए सुधार ना लाए, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ये जरूर है कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया है उससे किसान आशंकित है और कुछ बातें ऐसी जरूर है जिन पर सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। आगे चलकर भारत सरकार इस बिल की आड़ में धीरे धीरे एमएसपी को कम कर सकती है। ये किसानों की आशंका है, आज वो एमएसपी पर डिपेंड है। कई बार फसलें खरीदने को कोई तैयार नहीं होता और जरूरी नहीं कि सारे किसानों की फसलें प्राइवेट एजेंसियां या कंपनियां खरीदेंगी। आगे चलकर धीरे धीरे यदि सरकार अपना रोल का खत्म करती है, अपने आप को पीछे करती है, तो किसान कहाँ जाएगा? किसान तो सरकार के भरोसे है और सरकार किसानों के भरोसे है, तो किसानों को आश्वासन तो देना पड़ेगा। और जो भदौरिया जी ने कही बात कि एमएसपी की जहां तक बात है तो उसको बिल में लाया जाए कि हाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमेशा जारी रहेगा। लेकिन एक और बात है कि कांग्रेस को भी अवसर रहेगा आने वाले समय में, यदि इस बिल में खामियां रहती है तो कांग्रेस की सरकार जब आती है तो कांग्रेस उसको बदल सकती है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने भी अपने एजेंडे में जब उसने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था तो उसमें भी ये 3-4 बातें शामिल की थी कि किसानों को बंधन मुक्त किया जाना जरूरी है। तो सुधार की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, लेकिन जो आशंकाएं हैं वो भी दूर किया जाना जरूरी है। ठीक है धैर्यवर्धन जी, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस मुद्दे को विपक्ष जिस तरीके से बार बार जनता के बीच ले जाने की बात कर रहा है, लगातार इस पर चर्चा भी कर रहा है, क्या उपचुनाव से जोड़कर आप देख रहे हैं इस मसले को? क्योंकि किसान को लेकर 2018 में कांग्रेस को बड़ा फायदा मिला। मैंने पहले ही कहा है कि इनके सारे इस प्रायोजित विरोध की हवा निकल जाएगी, क्योंकि सरकार ने किसानों के लिए बहुत ऐतिहासिक कदम उठाए और सरकार आगे भी किसानों के हित में जो कर सकती वो करेगी। ये मोदी जी ने प्रण लिया है, कैसे उसको दोगुनी इनकम मिले किसान को, उसके लिए सरकार का ये ऐतिहासिक कदम है। और जहां तक व्यापारी के धोखाधड़ी की बात है, क्या आज भी कुछ ठग किस्म के व्यापारी किसान के साथ धोखा नहीं करते? किसने किसान से कह दिया कि आप जाकर के अमुक व्यापारी को फसल बेचो? मैंने कहा ना, वो मंडी में फसल बेचें, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाकर के फसल बेचें, या वो हजारों व्यापारियों में से जिस पर उसको विश्वास हो उसको जाकर के अपनी फसल बेचे, या फिर ट्रॉली में लाद कर छोटा हाथी पे पटक करके घर घर जाकर के वो अपने गेहूं और चना और मसूर बेच करके आए, उड़द की दाल बेच करके आए। इस पर कोई बंधन नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब किसान के लिए चौतरफा दरवाजे खोल दिए गए, जहां उसको बेहतर लगे, जहां उसको ज्यादा पैसा मिले वहां जाकर के वो बेच ले। अजीत जी, किसान को बंधन मुक्त किया जा रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं?
भेड़िया नहीं, मैंने पहले ही उदाहरण दे दिया कि अंग्रेज जब इस देश पे कब्जा कर रहे थे तो इस देश के लोगों को समझा रहे थे कि मुगलों को से हम आपको आजाद करा रहे हैं। अब मैं आपको दूसरा अपने मित्र को बता दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मेरे दोस्त, मेरे भाई, एपीएमसी मंडी व्यवस्था, मंडी सेट की व्यवस्था इस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त की जा रही है। ये आपकी जानकारी के लिए बड़ी विनम्रता के साथ बता दूं। दूसरी बात, आप अपने कृषि मंत्री को अगर चर्चा करें तो एक चीज संज्ञान में लाना, आपके पड़ोसी के जिले की घटना बता रहा हूं, जहां पे उपचुनाव है डबरा, वहां पे धान को खरीदी को लेके, मूल्य को लेके, समर्थन मूल्य को लेके कल से अनिश्चितकालीन धरना चालू हो रहा है, क्योंकि 1400 से 1700 रुपए पर क्विंटल धान की फसल की कीमत दी जा रही है डबरा के अंदर, जबकि पिछली बार इसी धान की कीमत कमलनाथ सरकार में 3200 रुपए प्रति क्विंटल थी। ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बात है। और कल से वो धरना मंडी गेट के सामने से डबरा में प्रारंभ होने जा रहा है। तो कम से कम प्रदेश के किसानों के हित की ही बात कर लो, जहां उपचुनाव है वहां की बात कर लो। चुनाव के परिणाम तो आपकी मंत्री महोदया ने बता दिया कि कलेक्टर को एक फोन करेंगे। आप कहां से कहां चले गए अजीत जी? सारी डिबेट चुनाव पर नहीं है, आज हम बिल पर बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं। मसला ये है कि सिर्फ उपचुनाव ही बता रहा हूँ, किसानों की बता रहा हूँ। तो आप क्यों नहीं, कृषि मंत्री के संज्ञान में आप क्यों नहीं ला रही ये बात? आप धैर्यवर्धन जी के जरिए क्यों पहुंचाना चाहते हैं? विपक्ष की भूमिका में है ना आप, तो आप सीधे क्यों नहीं सवाल करते कृषि मंत्री से? हम तो ला ही रहे, अरे हमने तो किए ना, आज किए और हमेशा सवाल करते रहेंगे। या फिर 2018 वाली स्थिति है कि विपक्ष की सुनती नहीं है सरकार? नाज होना, मैं नहीं, देखिए सुने ना सुने पर देश का आम जनमानस की आंखें तो कभी कभी ना कभी खुलेंगी। भूमि अधिग्रहण बिल राहुल जी के और कांग्रेस के विरोध के चलते ही मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा था कि नहीं लेना पड़ा था। ऐसे ही इस काले कानून में सुधार करना पड़ेगा मोदी जी को, किसान के आगे झुकना पड़ेगा, किसान इसकी सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अंधेर नगरी चौपट राजा कब तक चलाएंगे? नहीं हो पाए क्योंकि धैर्यवर्धन जी को इसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिख रहा है। अतुल जी हमारे साथ हैं। अतुल जी, एक और चिंता यहाँ पर सामने आ रही है कि अगर किसान किसी एक राज्य के दूसरे राज्यों में जाकर फसल बेचते हैं, अगर उन्हें वहां अच्छा दाम मिलता है, तो क्या राज्य सरकारों को भी फसल को लेकर परेशानी आ सकती है? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए कई राज्यों को इसमें कठिनाई आएगी, क्योंकि कहीं कोई फसल ज्यादा पैमाने पर पैदा होती है और कहीं कोई फसल कम पैमाने पर पैदा, तो जरूरतों में बंटवारे में अंतर आएगा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका समाधान सरकार को फिर एक सुधार बिल लाकर शायद ढूंढना पड़े, क्योंकि अभी जो विरोध आ रहा है वो हरियाणा पंजाब में ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां की व्यवस्थाएं अलग है। मध्य प्रदेश में ज्यादा विरोध नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई फसलें ऐसी हैं जिनकी बम्पर पैदावार होती है, यहाँ की सरकार ही उनको संभाल कर नहीं रख पाती। गेहूं की बात कर लीजिए, धान की बात कर लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि किसानों की फसल किसानों के घरों में ही रह जाती है, वो बेच ही नहीं पाता है। इतनी बड़ी तादाद में सरकार खरीद लेती है तो वो वेयर हाउस में खुले मैदान में नष्ट हो जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो बहुतायत पैदावार होने वाली फसलें हैं, शायद उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, किसानों को फायदा मिल सके। लेकिन कई राज्यों में कई फसलें ऐसी हैं जो बाहर चली जाएंगी, तो वहां उपयोग के लिए उस अनाज का क्या किया जाएगा? सरकार को शायद आयात करना पड़े, दूसरे राज्यों के किसानों से खरीदना पड़े, तो इसके आउटकम क्या होंगे ये आने वाले समय में पता चले। चलिए, यानी कि संशोधन की गुंजाइश है अभी अजीत जी, और इसके लिए अभी विरोध करने की नहीं बल्कि अध्ययन करने की जरूरत है। और अगर उसके बाद लगता है कि कोई परेशानी है तो बिल्कुल सवाल पूछिएगा। फिलहाल हमारी चर्चा में इतना ही, तीनों का बहुत शुक्रिया। तो बिल को लेकर सवाल हो रहे हैं, बवाल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इसे अध्ययन करने की जरूरत है, और अगर इसमें कोई कमियां हैं तो सरकार को सुझाव देने की भी, ताकि किसानों का आने वाले वक्त में भला हो सके। फिलहाल आईएनडी एजेंडा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। विकास का विश्वास,